Hello, learners. Once again, I welcome you all to this new world of physics called Physics Ki Dunia, a place where physics becomes your friend. I am Kartikesh Srivastav, and in today's video, we are going to discuss drift velocity and mobility. It is a very important concept from current electricity of class 12th. It is also important for JEE mains and NEET point of view. So, guys, let's begin. Yes, guys. So, drift velocity के बारे में बात करनी है. बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको एक और वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए एंड दैट इज थर्मल वेलोसिटी. दैट इज अ प्री टेक्स्ट. ओके, मतलब आज के टेक्स्ट से, आज के कॉन्सेप्ट से पहले का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया जाता है अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो. लेकिन हम भूल जाते हैं. फॉरगेटिंग, दैट्स अ ह्यूमन नेचर. तो मैं एक बार थोड़ा सा उसे रिकॉल करवा रहा हूँ. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ. तो एक्चुअली क्या होता है गाइस कि एक वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी. ये क्या है? कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम से फ्री हो जाते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, एटम्स आयंस बन जाते हैं, मेटल आयंस कैटायंस बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. ठीक है, अब मूव करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए. देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द मूवमेंट. ओके, सो अब क्या होता है कि अगर आपने कंडक्टर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे रखा है, मतलब आपने कंडक्टर को किसी ऐसे स्पेस में, किसी ऐसे रीजन में, किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है. ठीक है, जीरो केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है. तो क्या होगा, उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कुछ हीट होगी. ठीक है, और जो हीट है करस्पॉन्डिंग टू अ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. थर्मल मींस रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर. आपने 11th क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा होगा, आपको पता होगा. ठीक है, तो ये जो थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री, वो जीरो कैल्विन, सॉरी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, जीरो कैल्विन टेम्परेचर की वजह से ये जो थर्मल एनर्जी जनरेट हुई, इस थर्मल एनर्जी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो घूमने के लिए स्वतंत्र थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए, काइनेटिक एनर्जी लेकर घूमने लग गए विद इन द कंडक्टर. लेकिन अब बात क्या आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से थी, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने वाले थे. हीट एनर्जी ऑलवेज क्रिएट्स रैंडम मोशन. तो क्या हो रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे. मतलब आप ये नहीं बता सकते थे कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बराबर है. ठीक है, इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम पंडित जी ने ए रखा है, और वो इलेक्ट्रॉन नॉर्थ डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका नाम बी है, वो साउथ डायरेक्शन में भी जा रहा होगा और उसकी वेलोसिटी वी होगी. यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एंड डायरेक्शन इज अपोजिट. तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. समझ में आई बात? क्या होता है अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो जैसे ये नॉर्थ और साउथ वालों ने कैंसिल आउट किया, ऐसे ही जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका काउंटर पार्ट, ये होने की पूरी संभावनाएं हैं. तो ऐसे केस में जबकि वहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, उस कंडक्टर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया है, वो कंडक्टर रखा हुआ है जीरो केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर वाली किसी रीजन में, किसी स्पेस में, तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते रहेंगे. और इस रैंडम मोशन की वजह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी. समझ में आ गई बात? याद रखिए, जब भी कोई वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और व्हेनेवर अ वेक्टर इज randomly oriented, whenever a vector is randomly oriented, then the average of that vector is zero. Okay, because the probability of finding the vector in any direction is same
एज दैट इन एनी अदर डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो नाउ वहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो अब देखते हैं यहां पर, आइए। सो यहां सपोज कीजिए कि ये जो आपको यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो क्या होगा, और एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया गया तो क्या होगा। तो देखते हैं, व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ओके, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एग्जीक्यूट रैंडम मोशन। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तो क्या था, थर्मल एनर्जी थी टेम्परेचर की वजह से, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर एग्जीक्यूटिंग रैंडम मोशन। एंड आपको बताया कि ड्यू टू देयर रैंडम मोशन देयर resultant velocity is zero. Resultant velocity or average velocity, this resultant can be considered as the average velocity. Okay, better to write average here. So average velocity will be zero. Okay, and now average velocity कैसे find out करेंगे, तो suppose कीजिए n electrons हैं और उनकी velocities जो हैं वो u1 u2 u3 up to un है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। तो यहां पर आपने क्या किया, 1/n इंटू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, दैट इज जीरो। क्लियर। नाउ व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे। सडनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, जब कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, यानी कंडक्टर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया गया, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, कोलंबियन फोर्स जो होता है। ठीक है, अब Q इज द चार्ज, और यहाँ चार्ज क्या है, यहाँ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसे हम ई से शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। तो इसलिए जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कैपिटल ई विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस का साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अपोजिट है। अब फोर्स लगता है तो न्यूटन ने क्या बताया था, जब भी किसी पर फोर्स लगता है तो क्या होता है कि वहां पर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आपको याद हो तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कहीं भी एक्सेलरेशन है तो F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर A इज एक्सेलरेशन एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर A इज एक्सेलरेशन एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ गाइस, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए, और अगर आप इक्वेशन 2 देखें तो इसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आई गेट एम ए इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई, और यहां से मुझको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया, दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड विद इन द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां जो आप माइनस का साइन देख रहे हैं गाइस, ये माइनस का साइन जो आपको दिख रहा है, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट that the direction of acceleration of electron is opposite to the direction of externally applied electric field. अब एक्सेलरेशन आया तो इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। भाई एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले जो वेलोसिटी थी उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं थी क्योंकि रैंडम थी, बट अभी क्या हुआ कि फोर्स लगा, फोर्स की वजह से वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज फ्रॉम negative terminal to positive terminal, or you can say opposite to direction of electric field। ठीक है, तो opposite to the direction of electric field इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। तो अब जब वो चलेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो कि आपने देखा यहाँ पर इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड एंड मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो लोअर से हायर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, दे सफर कोलिजन विद द मेटल आयंस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं।
ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चला, यहाँ मेटल आयन, ये जो पॉजिटिव आपको साइन दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ये मेटल आयन है। तो कोई इलेक्ट्रॉन था जो ऐसे चला, मेटल आयन से टकरा गया, ऐसे गया, फिर टकरा गया, ऐसे गया, फिर टकरा गया, फिर टकराया, फिर इस तरीके से कई कोलिजन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स सफर अ नंबर ऑफ कोलिजन्स विद मेटल आयंस प्रेजेंट इन देयर वे। ये सारे मेटल आयंस नहीं चल रहे क्योंकि मेटल आयंस बहुत हैवी हैं, तो वो नहीं चल रहे। इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत हल्के होते हैं एज कंपेयर टू मेटल आयंस, तो वो चल रहे हैं और चलते चलते रास्ते में टकरा भी रहे हैं। अब ये जो टक्कर हुई, तो जब भी आप टकराएंगे क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी रिटार्डेशन होगा या डिसिलरेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वापस से जब वो दोबारा से फ्री होते हैं तो उनमें क्या होता है, एक्सिलरेशन आता है, फिर से चलना शुरू करते हैं, फिर टकरा जाते हैं, फिर डिसिलरेशन हो जाता है। और हर टक्कर की वजह से उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ही दिखाया है, वो जितनी बार टकरा रहा है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रही है। हर बार वो डिसिलरेट भी हो रहा है और उसके बाद फिर एक्सिलरेट भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको ये बात बताई गई है कि व्हेन they suffer collision with the metal ions present in the way, due to which the electrons are continuously accelerated and decelerated, and their direction of motion also vary. इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। समझ में आ रही है बात? अब क्या होता है इससे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेलोसिटी में उनकी चेंज होता है। भाई एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। तो क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, इसकी वजह से एक नई वेलोसिटी आती है और वो नई वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटीज के ऊपर सुपरपोज हो जाती है। इसका मतलब थर्मल वेलोसिटी का इफेक्ट जो है अब वो दिखाई नहीं देता। अब ये जो नई वेलोसिटी आई है एक्सिलरेशन की वजह से, इस वेलोसिटी का इफेक्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये भी बार बार चेंज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बार बार कोलिजन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन करने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अब आपने क्या किया, इस वेलोसिटी का एवरेज निकाला, एंड दैट एवरेज, अब वो जो एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी, वो आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, v इज तो फाइनल वेलोसिटी। तो आपने वो जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी है उसको v की जगह vd से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो vd इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर आपको याद हो तो u की वैल्यू 0 है इक्वेशन 1 से, और a की वैल्यू है माइनस ई अपॉन एम इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो आपने u और a दोनों की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ एक और टर्म ये दिख रहा है, इस टर्म को हम पढ़ते हैं टाउ, ठीक है। और आपने 11th क्लास में टॉर्क को रिप्रेजेंट किया था इससे। यहाँ पर हमने, आपने 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क को रिप्रेजेंट किया है इससे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इससे रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। what do we represent by the letter tau? Here we represent relaxation time. Relaxation time क्या होता है, रिलैक्स होने में जो टाइम लगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहा था, देखिए इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली टकरा रहा था, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में उसको जो टाइम लगा, उस टाइम को हम कहते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे बहुत सारे टाइम जो थे उन सबका एवरेज निकाला, दैट एवरेज टाइम between two successive collisions, that is called relaxation time। समझ में आ गई? मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की लिए क्या किया आपने, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दो कंसिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच के टाइम फाइंड आउट किए और उन सारे टाइम का एवरेज किया, दैट इज tau, that is called relaxation time, average time between two successive collisions, as you can see here, average time between two successive collisions, ये होता है टाउ, ठीक है। बाकी u की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 से 0 है और a की वैल्यू माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम, ये आपने वैल्यूज पुट की। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बनता है, vd इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। द एक्सप्रेशन दैट यू गेट इज लाइक दिस, और इससे आप रीराइट करें अगर तो क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ, वेयर vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो vd है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक वेलोसिटी आई, जिस वेलोसिटी ने
थर्मल वेलोसिटी के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा दिया, यानी जिस वेलोसिटी की वजह से थर्मल वेलोसिटी दिखाई देनी बंद हो गई, उसका इफेक्ट दिखाई देना बंद हो गया, उसकी वजह से रैंडम मोशन हो रही थी, अब वो रैंडम मोशन सीज हो गई, नहीं हो रही है, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो हियर vd इज इक्वल टू minus e, capital E upon small m into tau, where capital E is electric field, small e is charge of electron, m is mass of electron, and tau is relaxation time. Now the question is, what does minus sign represent here? So minus sign, the negative sign represents that this velocity is opposite to the direction of electric field. If electric field is eastwards, then drift velocity is westwards. If electric field is in x direction, positive x direction, then drift velocity will be in negative x direction. Yani drift velocity is always opposite to the direction of external electric field. So this is what minus sign represents. Now from here we'll define the drift velocity. So if you define, let's see the definition. Thus, drift velocity can be defined as the average velocity gained by electrons opposite to the direction of electric field. ठीक है, अभी अभी हमने यहां पर देखा था कि vd क्या था, माइनस ई एम अपॉन टाउ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि vd इज एवरेज वेलोसिटी, जैसा कि हम यहां ऊपर देख सकते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी जो है, वो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, उसको आप क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन यहां बना ली, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by electrons opposite to the direction of external electric field. क्लियर है. एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, वही जो सारी वेलोसिटीज की होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. क्लियर. अब यहां पर अगला टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोबिलिटी. मोबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मोबिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द एवरेज स्पीड गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी. लेकिन इतनी बड़ी डेफिनेशन से आप छोटी सी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, दैट मोबिलिटी of a charge carrier or an electron is defined as the drift speed per unit electric field. ठीक है, यानी आपने जो vd की वैल्यू निकाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड दे रहे हैं. तो देखिए जरा, vd अपॉन e. अब यहाँ vd के संग अगर वेक्टर लगा हो तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिया है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैं ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा. तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि माइनस का साइन तो डायरेक्शन को शो कर रहा था, तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस का साइन हट जाएगा. तो vd की जो वैल्यू यहां से आपने निकाली थी vd वेक्टर की, माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, इसमें से माइनस का साइन हट जाएगा और वेक्टर का साइन हट जाएगा. तो क्या बचेगा, vd की जो वैल्यू पुट होगी वो हो जाएगी ई कैपिटल ई अपॉन एम ई. ओके, मतलब क्या हुआ, vd की वैल्यू आपने ई टाउ अपॉन एम डाली, और ये वाला जो ई था ये भी यहां पर आ गया. तो ई टाउ अपॉन एम ई, ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास मोबिलिटी की वैल्यू हो गई. अब देखिए, आप ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप ई से ई कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ. ठीक है, स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये आपके पास यहां बचता है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ. तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिल गया, मोबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया. ठीक है, मोबिलिटी इज इक्वल टू म्यू, इस लेटर को म्यू करते हैं कहते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन एम टाउ. ओके, सो हियर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम. आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको ड्रिफ्ट स्पीड दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो आप वी डी अपॉन ई से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो मोबिलिटी की एसआई यूनिट मीटर कूलॉम पर न्यूटन सेकंड है, जो कि वी डी अपॉन ई से बनती है. ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ई एम अपॉन टाओ वाले फॉर्मूले से, ई अपॉन एम टाओ सॉरी, ई अपॉन एम इंटू टाओ, इस फॉर्मूले से देखें तो कूलॉम सेकंड पर किलोग्राम बनती है. ये क्या है, एसआई यूनिट है मोबिलिटी की. क्लियर. तो मोबिलिटी समझ में आ गई, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड by electrons
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये आपका पूरा ड्रिफ्ट स्पीड और मोबिलिटी के बारे में था। अब हम इसके जो नेक्स्ट रिलेशंस हैं वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपका इसके बारे में आपको कितना समझ में आया, आप अगला कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, यू प्लीज कमेंट इन द बॉक्स बिलो, तो ताकि हम जो है उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकें। और दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लव द वीडियो। प्लीज, if you like the video, so like, share and subscribe. And also you can follow me on Facebook, Twitter and Telegram. The links are given here. So thanks from my side. It's your own channel Physics Ki Duniya, and we'll meet again in the next lecture. Thank you guys.